नमस्कार, यूथ मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रताप अभिषेक। मध्य प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूर्व आईएएस अधिकारी वर्धमूर्ति मिश्रा जी ने इस पार्टी का गठन किया है, वास्तविक भारत पार्टी। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वर्धमूर्ति जी साथ हैं हमारे। सर, आखिर क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि आपको राजनीतिक दल बनाना पड़ा? देखिए, सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया है और ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूँ। मध्य प्रदेश के कोने कोने में जो अंचल में बैठे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, मज़दूर हैं, जिनको हम ऐसा समझते हैं कि लोग कम पढ़े लिखे, कम समझदार लोग हैं, लेकिन सारे लोगों का यही मत है। और पढ़े लिखे लोगों के बीच तो ये बात है ही कि मध्य प्रदेश में तंत्र पूरी तरह बैठ चुका है। न लोगों को शासन की ओर से मिलने वाली जो सुख सुविधाएं हैं, न उनका कोई ठौर ठिकाना है। किसानों को खाद नहीं है, बीज नहीं है। युवाओं को पढ़ने लिखने के बाद रोज़गार नहीं है और युवाओं की बहुत बड़ी संख्या बिना रोज़गार के है। मजबूरी यह है कि ये पढ़े लिखे लोग ना तो मनरेगा में मजदूरी कर सकते हैं और न उनके आगे की ज़िंदगी जीने का कोई ठौर ठिकाना है। इस अधिकारी सुख सुविधा सब कुछ रहती है, उसके बावजूद भी आपका क्या ऐसा मोटिवेशन पॉइंट रहा नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति में आ गए? तो आपने ऐसी क्या चीज़ें अपने आसपास घटित होती देखी जो आप नौकरी छोड़कर राजनीति में आए? कि इस दुरावस्था में, इस अव्यवस्था और कुप्रबंधन में करोड़ों लोग रह रहे हों और मेरे जैसा कोई आदमी यदि 4 इमली के बंगलों में रहकर या सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल करके अगर अपना जीवन जीता है तो वो जीवन जीने का एक तरीका हो सकता है, उससे मुझे इनकार नहीं है। लेकिन मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे शायद सिस्टम की एक समझ मेरे अंदर विकसित हुई है 26-27 साल की नौकरी में, और इसलिए मुझे लोगों की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। नौकरी में रहकर आप लोगों की बेहतरी के लिए कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते। ये एक तिलिस्म है, ये लोगों को एक गलतफहमी है कि एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर या कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा जनता के लिए कुछ कर सकता है। वो नहीं कर सकता। पूरी शक्तियाँ जो हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास हैं और उन्हीं के आधार पर व्यवस्था चलती है। मध्य प्रदेश की प्रमुख समस्याओं पर आपके अनुसार, आपने चूँकि आप भ्रमण भी कर रहे हैं राज्य में, तो ऐसी कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं, सॉल्यूशन है वो बहुत आवश्यक है और उनका सॉल्यूशन किस प्रकार होगा? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो रोज़गार है, क्योंकि अगली पीढ़ी अब रोज़गार के क्षेत्र में आने तैयार है। यदि आदमी को रोज़गार ही नहीं मिलेगा तो उसको सामाजिक चीज़ों में योगदान देने का उसका अवसर तो आपने ख़त्म ही कर दिया ना एक तरह से। उसका खुद का परिवार डिस्टर्ब्ड है और धीरे धीरे ये आबादी जब बढ़ेगी, एक आदमी को रोज़गार मिलने से 4 लोगों को राहत कम से कम होती है। अगर हम ये कहें कि 60-70 लाख लोग बेरोज़गार हैं तो इसका मतलब प्रदेश की 2-2.5 करोड़ आबादी जो है वो अनिश्चितता और असुरक्षा का, आर्थिक असुरक्षा का जीवन जी रही है। वो तो ये खतरनाक है हम सब के लिए। तो रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है और मेरा ऐसा मानना है, जो नौकरी में मेरा अनुभव था, कि सरकार यदि बहुत बेहतर ढंग से काम करती तो पिछले 20 वर्षों में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जिन क्षेत्रों में रोज़गार का सृजन हो सकता था, आसानी से हो सकता था, लेकिन वो नहीं किया। तो ये पहली समस्या है, रोज़गार। दूसरी समस्या सबसे बड़ी जो है वो है किसानों को जो सुविधा मिलना चाहिए। ये नारा दिया जा रहा है बहुत दिनों से कि साहब वो किसानों की आय दुगनी करनी, लेकिन बस हर चुनाव के पहले वो दुगनी करने की बात होती है और फिर उसके बाद में अगला चुनाव आता है तो फिर कहा जाता है कि हम अगली बार किसानों की आय दुगनी कर देंगे। पर किसानों की आय को अगर दुगनी करना है तो कोई एक साइंटिफिक अप्रोच, एक जो उस क्षेत्र के बड़े जानकार लोग हैं उन लोगों को साथ में लेकर, ना तो आज तक कोई प्रोग्राम बना। एक आईएएस ऑफिसर कहे कि मैं कृषि को ठीक कर दूंगा, कृषि मंत्री या कोई नेता अगर ये कहे तो ये बात बेईमानी है ना, क्योंकि कृषि एक विषय है, मूल रूप से एक विषय है जिसमें विशेषज्ञता की आवश्यकता है। केवल कह देने से चीज़ें ठीक नहीं होती। तो सरकार यदि गंभीर होती तो इस 20 साल में सरकार ने कोई ऐसी योजना तो लाई होती कि जिसमें बाकायदा इस चीज़ का पैमाना नियत हो, चीज़ें नापी जाएं और वास्तव में किसान की आय दुगनी हुई या नहीं हुई इसको देखा जाए। योजनाओं के नाम पे तो काफ़ी दर्जनों योजनाएं चल रही हैं किसान से संबंधित, खेती से संबंधित, जैसे किसान सम्मान निधि योजना। तो उन योजनाओं का क्रियान्वयन सही से नहीं हो पा रहा है या फिर अप्रोच में ही कहीं कुछ गलती हुई है? आपको क्या लगता है? देखिए, एक चीज़ जैसे किसान सम्मान निधि है, तो किसान सम्मान निधि मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं घर में, हमारे यहाँ खुद भी खेती होती है, कि किसान सम्मान निधि जो है वो एक तरह का पेंशन है किसानों को, एक तरह की राशि एक मुश्त देना। पर आप खुद बताओ,
6-7 हज़ार रुपये की जो वो किसान सम्मान निधि की राशि, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उस राशि में किसानों का कुछ ऐसा फ़ायदा होता ही नहीं है कि जिससे किसानों को राहत हो। बेहतर होता कि सरकार किसानों को वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे, यंत्रीकरण के लिए प्रोत्साहन दे, कुछ इस तरह की बात होती तो किसानों, क्योंकि देखिए प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। आप मेरे ख्याल मेरी बात समझ रहे होंगे कि बजाय इसके कि हम लोगों को, जैसे मैं किसी बेरोजगार आदमी मेरे पास आए तो मैं उसको रोज़ 500 रुपये दूँ, तो ये बात सही नहीं है। मुझे उसको 10,000 रुपये का एक रोज़गार देना चाहिए, क्योंकि रोज़गार मिलने से चीज़ें, उसकी व्यक्तित्व का विकास होता है, उस पर सोच समझ की क्षमता होती है, थोड़ी निश्चिंतता आती है जीवन में। तो किसान के लिए वो जो 6,000 रुपये एकड़ वाला जो एक सिस्टम है, वो मुझे नहीं लगता है कि उससे खेती का कोई लाभ हो रहा है। जबकि किसानों का अगर वास्तविक भला करना है तो खेती में कोई बढ़ोतरी होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी होना चाहिए, खेती का जो यंत्रों का उपयोग है उसमें बढ़ोतरी होना, अच्छे खाद और बीज मिले। स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश में खाद बीज, जो नकली खाद बीज के मामले पूरे देश में कंज्यूमर फोरम में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ दर्ज हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे किसानों की हालत ठीक होगी? खाद और बीज की समस्या हम हर वर्ष देखते हैं, इसमें क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है? सरकारें क्या नहीं कर रही इसमें आपको क्या लगता है, आपने अपने अनुभव के हिसाब से? देखिए, सरकार के स्तर पर क्वालिटी कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। सरकार खाद भी खरीदती है, खाद समितियों के माध्यम से वितरित भी होता है, पर उस खाद की गुणवत्ता सही नहीं है। दूसरी चीज़ कि जो बीज आता है, जो बीज लेते हैं, कुछ बीज तो मतलब किसान अपने स्तर पे मतलब मैनेज करता है, लेकिन जो बीज भी सरकार द्वारा दिया जा रहा है, ये बीज भी बहुत अच्छी क्वालिटी का बीज नहीं है ये। तो ये दो बेसिक चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ है कि उसमें पिलफरेज बहुत है, मतलब बीच में बिचौलिए बहुत हैं उसमें, खाद बीज की पूरी व्यवस्था में। और सरकार का ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि खाद बीज की नकली होने पर या इस होने पर तुरंत में संबंधित व्यक्तियों को दंडित किया जाए। कुछ तो किसी को भय ही नहीं है, भय नहीं है तो अनियमितता बढ़ती जाती है। अभी विधानसभा चुनाव में 1 वर्ष से भी कम समय है, तो इसमें किस तरीके से इतने बड़े राज्य में पार्टी का विस्तार करना है, और जहाँ पर 2 जो और पार्टी हैं उनके बूथ लेवल तक कार्यकर्ता फैले हुए हैं, तो उस चैलेंज को आप कैसे फेस करेंगे और किस तरीके से उसमें सफलता पाएंगे? देखिए, 2 तरह से चीज़ें चलती हैं। आपने सही कहा कि 1 साल कम समय है और बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, पर 2 चीज़ें हैं चुनाव में। एक चुनाव चलता है किताबी आधार पर, जिसमें कोई भी दल ये कहता है कि मेरे पास बूथ लेवल तक कार्यकर्ता हैं, मेरा ऐसा है, मेरा पन्ना प्रभारी बना हुआ है, तमाम तरह की चीज़ें। कुछ लोग ये भी बातें उड़ती रहती हैं बीच बीच में अपुष्ट खबरों से कि भाई उनके तो सब पेड एम्प्लॉइज़ उन्होंने फिट कर दिए हैं, ऐसा कर दिया। लेकिन देखिए, चुनाव, मेरा जैसा जो समझ है मेरी, चुनाव होता पब्लिक सेंटिमेंट के आधार पर। क्योंकि यदि ऐसा होता तो शायद कांग्रेस का कभी पतन ही नहीं होता, क्योंकि एक ज़माने में कांग्रेस उस स्थिति में थी जिस स्थिति में आज बीजेपी है। तो ये चीज़ें इसी तरह से चलती रहती हैं। मेन है पब्लिक सेंटिमेंट। और मेरा ऐसा मानना है कि 2022-23 में और पिछले 4-5 वर्षों में लोगों को ये बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी है कि यदि वो सत्ता नहीं बदलते तो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह जीवन जीने की व्यवस्था रहेगी, कोई उन्नयन नहीं हो पाएगा। हम जितने भी जिलों में गए, गाँव में गए, लोगों से मिले जुले, हर वर्ग के लोगों से मिले, लोगों में एक बेचैनी है और लोग इस समय बदलाव के लिए तैयार हैं। तो जब लोग बदलाव के लिए तैयार हैं और उस समय हमारे जैसा कोई विकल्प यदि सामने आता है, तो मुझे लगता है कि हम मतलब हमारी मेहनत जो है 1/5 ऊर्जा भी हम खर्च अगर करते हैं तो हमें 5 गुना अधिक काम मिल सकता है। अपने आप को एक विकल्प के तौर पर रखना राज्य में जनता के बीच, वो भी कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अब चूँकि अभी हाल ही में जो गुजरात चुनाव में, अब वो राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी और अगले साल विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में पार्टिसिपेशन है, तो उसमें तीसरे विकल्प, चूँकि मध्य प्रदेश की राजनीति में कभी तीसरा विकल्प रहा नहीं, तो आप उसमें जनता के सामने अपने आप को कैसे पेश करेंगे? देखिए, ये तो कंपटीशन है। चुनाव जो है स्पष्ट रूप से एक तरह की प्रतियोगिता है। जितने दावेदार हैं वो सामने आएंगे और सभी दावेदार अपने आप को अपने अपने तरीके से जनता के बीच प्रस्तुत करेंगे। ये हमारी भी कुशलता पर निर्भर करेगा और हमारी पार्टी के जो वर्कर्स हैं या हमारे पदाधिकारी हैं, उन सब की भी ये कसौटी है कि वो किस तरह से इस छोटे समय में अपने आप को गांव तक पहुंचा पाते हैं। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है मध्य प्रदेश के लोग जो हैं वो स्थानीय विकल्प को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, क्योंकि ये समझ लोगों में अब राजनीतिक रूप से विकसित हो चुकी है कि लोग अपना अच्छा बुरा समझते हैं। विकल्प जो भी रहेंगे
उसका परीक्षण लोग बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि शायद हम चूँकि मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं, हमारे सारे साथी जो हैं सब मध्य प्रदेश के ही हैं, हमारे पास मध्य प्रदेश को समझने की एक बेहतर टीम है, तो मैं समझता हूँ कि जनता हमें प्राथमिकता देगी। यूथ मीडिया को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे क्योंकि अब विधानसभा चुनाव में एक वर्ष ही है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप देख रहे थे यूथ मीडिया। नमस्कार।